उस वक्त माजा गुजर कार के पास खड़ा था और फीका लातों और गुमसों से अशरफ को मार रहा था। कार में पिछली सीट पर 2 आदमी और भी बैठे हुए थे, लेकिन बाऊ करीम उन्हें नहीं देख सका था। कोई बात नहीं, हम देख लेंगे उसे, नौलखी ने कहा। उन सुरमाओं का तो मैं वो अशर करूंगा कि लोग अरसा तक याद रखेंगे। मौलवी कार में बैठो, शारिक ने इशारा किया। मैं लड़के को जरा काम समझा दूं, अभी आता हूँ। मौलवी अमीद कहते हुए दोबारा दुकान पर चला गया और लड़के को समझाने लगा कि उसे क्या करना है। 4 मिनट बाद वो वापस आकर कार की पिछली सीट पर बैठ गया। कहाँ चलना है? हॉस्पिटल। शारिक ने मुख्तसर सा जवाब दिया। मुझे फीके के खोखे के सामने उतार देना शारिक बाऊ, उसे भी हॉस्पिटल में सिर्फ के सामने वाले बिस्तर पर लिटाऊंगा, नौलखी ने कहा। गाड़ी मुख्तलिफ गलियों से निकलकर ब्यू हॉस्पिटल की तरफ आ गई। फीके का खोखा बंद था। शारिक गाड़ी को हॉस्पिटल के गेट में लेता चला गया और फिर एक जगह उसने गाड़ी रोक ली। वो तीनों नीचे उतर आए। मौलवी अमीद आगे आगे था और वो दोनों उसके पीछे। मौलवी अमीद एक रायदारी पर फर्श पर बैठी हुई एक बूढ़ी औरत के पास जाकर रुक गया। रो रो कर उस औरत की आंखें सूजी हुई थी। यह अशरफ की माँ है शारिक बाऊ, मौलवी अमीद ने कहा। रात से यहाँ बैठी हुई है और रो रो कर बुरा हाल कर लिया इसने अपना। अशरफ की माँ उठकर खड़ी हो गई। मौलवी अमीद को देख कर वो एक बार फिर रोने लगी। हौसला करे माँ जी, अशरफ ठीक हो जाएगा, शारिक ने उसे तसल्ली दी। हमदर्दी के 2 लफ्ज़ सुनकर बड़ी बी की हिचकी बंद की। वो तीनों उसे तसल्ली देते रहे, फिर वार्ड की तरफ बढ़ गए। उन्हें वार्ड में दाखिल होने की इजाजत नहीं दी गई, लेकिन शारिक वार्ड के इंचार्ज डॉक्टर से मिलने में कामयाब हो गया। वो देर तक डॉक्टर से अशरफ के बारे में बातें करता रहा और फिर शारिक ने कोशिश करके प्राइवेट रूम का बंदोबस्त कर दिया और अशरफ को वार्ड से कमरे में मुंतकिल कर दिया। अशरफ की माँ भी कमरे में आ गई। वो बेटे की हालत देख देख कर रो रही थी। तसल्ली रखे माँ जी, ये बहुत जल्द ठीक हो जाएगा, आप बिल्कुल फिक्र ना करें, शारिक ने एक बार फिर अशरफ की माँ को तसल्ली दी। इसी दौरान इंकशाफ हुआ कि अशरफ की माँ ने सुबह से कुछ नहीं खाया पिया था। वो नखे बाहर जाकर होटल से खाना और चाय ले आओ। वो नखा बाहर जाकर होटल से खाना और चाय ले आया। शारिक ने करीब बैठकर अशरफ की माँ को खाना खिलाया, चाय पिलाई और एक बार फिर तसल्ली देने लगा। वो तकरीबन 1 घंटा वहां बैठे रहे और फिर दोबारा आने का वादा करके रुखसत हो गए। वहां से वो सीधे ग्वाल मंडी थाने पहुंचे। खुशकिस्मती से इस वक्त थानेदार मौजूद था। वो मौलवी अमीद को भी जानता था और शारिक भी उसके लिए अजनबी नहीं था। मैं बस ये मालूम करने आया हूँ कि वो लोग पकड़े गए या नहीं, शारिक ने थानेदार की तरफ देखते हुए पूछा। तलाश जारी है जी, 2-3 जगहों पर छापे मारे जा चुके हैं, लेकिन उनका कुछ पता नहीं चला। बचकर जाएंगे कहाँ, थानेदार ने कहा और चंद लम्हों की खामोशी के बाद दोबारा बोला। वैसे मुझे इतला मिली है कि फीका कला गुजर सिंह में किसी जगह रोपोश है। मेरे आदमी तलाश कर रही हैं, जैसे ही पता चला उसे पकड़ दिया जाएगा। कला गुजर सिंह? नौलखे की आंखों में चमक सी उभर आई। फिर तो कोई मसला ही नहीं, जरा गोगे पैरवार के उखाड़े पर छापा मार कर तो देखो, मुझे यकीन है अगर फीका तुम्हें वहां मिल जाएगा। अगर वो कला गुजर सिंह के इलाके में रोफरोश है तो गोगा के अखाड़े के अलावा वो कहीं और नहीं हो सकता। देख लेते हैं, थानेदार ने सारी लाया। वो लोग कुछ देर और थाने में बैठे बातें करते रहे। फिर इशारे ने मौलवी अमीद को उसके होटल के सामने उतार दिया। एक बार का ख्याल रखना मौलवी, शारिक ने उसकी तरफ देखते हुए कहा। अशरफ के इलाज के सिलसिले में खर्च की परवाह मत करना और उसके घर वालों को भी खर्च की तकलीफ नहीं होनी चाहिए। मुझे खुद इस बात का एहसास है शारिक बाबू, मौलवी अमीद ने कहा। तुम फिक्र ना करो, ना तो अशरफ के इलाज में कोई कसर छोड़ी जाएगी और ना ही उसके घर वालों को खर्च की तकलीफ होगी। मैं शाम को चक्कर लगाऊंगा, शारिक ने कहते हुए गाड़ी आगे बढ़ा दी। वो दोनों दोपहर तक मुख्तलिफ जगहों के चक्कर लगाते रहे। दोपहर का खाना भी उन्होंने एक होटल में ही खाया था। दरअसल शारिक मुख्तलिफ अड्डों पर घूम फिर कर कारोबार की सूरत का जायजा ले रहा था। उसे अंदाजा हुआ कि माजा गुजर के कदम हर जगह से उखड़ रहे थे। उसके अपने एजेंट उससे नाराज थे। उसकी वजह उसका अपना नामुनासिब रवैया था। उसकी गर्म दिमागी की वजह से उसका अपना ही नुकसान हो रहा था। 3 बजे के करीब वो कोठी वापस पहुंच गए। शमीना इस वक्त अपने कमरे में सो रही थी। शारिक ने उसके कमरे का रुख ही नहीं किया। वो अपने कमरे में आकर बिस्तर पर लेट गया और कुछ ही देर बाद उसकी आंख लग गई। 5 बजे उसे शमीना ने जगाया। शारिक ने बिस्तर पर लेटने से पहले जूते तक नहीं उतारे थे। आंखें खुलने के बाद भी वो कुछ देर तक बिस्तर पर लेटा रहा, फिर उठकर जूते उतारे और बाथरूम में घुस गया। 6 बजे वो तीनों हाल कमरे में बैठे चाय पी रहे थे। चाय पीने के बाद हम जरा हॉस्पिटल जाएंगे, तुम भी चलना चाहो तो, शारिक कहते हुए शमीना की तरफ देखने लगा। मैं चलूं भी, शमीना ने कहा। सुबह से घर में बैठी बोर हो रही हूँ, थोड़ी सी आउटिंग हो जाएगी। वैसे मैं घर जाना चाहती थी रदिया और अम्मा से मिलने के लिए। आज के लिए प्रोग्राम तो मेरा भी यही था, शारिक ने कहा, लेकिन ये उलझन आन पड़ी है, कल सुबह चलेंगे। चाय पीने के बाद शमीना अपने कमरे में चली गई। तकरीबन आधे घंटे बाद वो लिबास तब्दील करके बाहर आ गई। उसने आधी आस्तीन वाली सफेद ढीली डाली टी शर्ट और जीन्स पहन रखी थी।
शारद में पहली मरतबा पैंट शर्ट उसका उलिया तब्दील करने के लिए पहनाई थी, लेकिन समीना को ये लिबास पसंद आया था और वो अक्सर पैंट पहनने लगी थी। तुम तो मॉडर्न होती जा रही हो, शारिक ने मुस्कुराते हुए उसकी तरफ देखा। अब तो ये सब कुछ करना ही पड़ेगा, सबीना ने जवाब दिया। 7 बजे के लगभग वो लोग न्यू हॉस्पिटल पहुंचे। इत्तफाक ही सुत मौलवी अमीन भी मौजूद था और अशरफ की बहन और कुछ और रिश्तेदार भी आए हुए थे। अशरफ इस वक्त होश में था, लेकिन उसके चेहरे पर बेपनाह करब और बार बार वो करा रहा था। ये लोग ज्यादा देर वहां नहीं रुके। हॉस्पिटल से निकलकर वो सीधे मदंग पहुंचे। गामा और राजू काम कर रहे थे। उन्होंने 4 आदमी और भी साथ लगा रखे थे। अहाते की मुकम्मल सफाई के लिए कम अज कम 1 हफ्ते की जरूरत थी। हर तरफ जले हुए तांगे, लकड़ियां और दीबा सामान बिखरा हुआ था। शमीना और शारिक पूरे अहाते में घूम फिर कर जायजा लेने लगे। तमाम कमरों के दरवाजे और खिड़कियां वगैरह जल चुकी थी, लेकिन नहायत हैरत की बात यह थी कि बाजार वाले हिस्से को कोई नुकसान नहीं पहुंचा था। वो लोग तकरीबन 1 घंटे तक वहां रहे। गामा और राजू के भी हाथ पैर काले हो रहे थे, मुंह पर भी कालक लगी हुई थी। तुम लोग यहाँ रह तो नहीं सकते, शारिक ने इधर उधर देखते हुए था। बेहतर है कि तुम लोग भी हमारे साथ ही चलो। सुबह आकर 5 ही आदमियों को काम पर लगा देना। मेरा ख्याल है 4-5 दिन लगेंगे ये कमरा भी ठीक करवाने होंगे। सुबह किसी कारपेंटर को बुलवा कर उसे दरवाजे और खिड़कियां बनाने को कह देना। ठीक है जारेद बाबू, गामे ने कहा, तुम लोग थोड़ा सा इंतजार कर लो, हम अपने ये उलिया तो दुरुस्त कर लें। दामे ने मजदूरों को पैसे देकर रुखसत कर दिया और उन्हें सुबह फिर आने का भी कह दिया। वो दोनों पानी वाले होल पर चले गए और मुंह हाथ धोने लगे। वो दो के हाथे से निकलकर कार में बैठ नहीं जाते थे कि दाईं तरफ से गली के मोड़ पर खड़ी हुई एक मोटरसाइकिल स्टार्ट हुई और तेज रफ्तारी से उनकी तरफ आने लगी। मोटरसाइकिल पर 2 आदमी बैठे हुए थे। शारिक उस वक्त अपनी कार की ड्राइविंग साइड का दरवाजा खोल रहा था। मोटरसाइकिल जंगदस्त दूर थी। पीछे सीट पर बैठे हुए शख्स ने हाथ बाहर को निकाला। उसके हाथ में पिस्तौल था। वो शारिक को गोली का निशाना बनाना चाहता था, लेकिन ठीक उसी वक्त जब उसने टाइगर दबाया, मोटरसाइकिल का अगला पहिया किसी पत्थर पर पड़ा। फायर हुआ और उसके साथ ही मोटरसाइकिल उछली। गोली शारिक के सर से चंद इंच के फासले से गुजर गई। वो सब उछल पड़े थे। मोटरसाइकिल भी उसके ड्राइवर से बेकाबू हो गई थी। उसने मोटरसाइकिल को संभालना चाहा, मगर कामयाब न हो सका। मोटरसाइकिल का हैंडल मुड़ गया। ड्राइवर कलाबाजी खाकर दूर जा गिरा। पिछली सीट पर बैठा हुआ आदमी बुरी तरह चीखा था। उसकी एक टांग मोटरसाइकिल के नीचे दबती थी। पिस्तौल उसके हाथ से निकलकर दूर जा गिरा था। उस गली में ज्यादातर वर्कशॉप थे। बेहतर वर्कशॉप अब भी खुले हुए थे और फायर की आवाज सुनकर सभी लोग चौंक गए थे। और जब दोनों मोटरसाइकिल सवार गिरे तो 2 लड़के उन्हें उठाने के लिए उनकी तरफ लपके। उन्हें यह मालूम नहीं था कि गोली इन्हीं में से एक ने चलाई थी। वो गालमन यही समझे थे कि इनमें से किसी को गोली लगी थी। शारिक और नौनखा वगैरह एक लम्हे को सन्नाटे में आ गए, लेकिन नौनखा और गामे ने फौरन ही अपनी आवाज संभाल ली। वो दोनों मोटरसाइकिल की तरफ दौड़े। ड्राइवर लूटकर भागने की कोशिश की थी, लेकिन नौनखे ने छलांग लगा दी और उसे साथ लिए हुए सड़क पर ढेर हो गया। गामे ने दूसरे आदमी को चाप लिया। उसकी टांग मोटरसाइकिल के नीचे दबी हुई थी। गामे ने उस आदमी पर घूंसों और ठोकरों की बारिश कर दी। दली न कुछ लोग उनकी तरफ दौड़ पड़े। वो सूरत-ए-हाल को नहीं समझ सके थे। अक्सर लोग यही समझ रहे थे कि मोटरसाइकिल वालों पर गोली चलाई गई थी और गोली चलाने वाले वो लोग थे जो अब उन पर हमलावर हो रहे थे। लेकिन फिर गामे और नौलखे को पहचानते ही लोग पीछे हट गए। गामे ने मोटरसाइकिल को उठाकर दूसरी तरफ पलट दिया। उस शख्स के मुंह से चीस निकल गई। गामे ने उसे गिरबान से पकड़कर उठाया और फिर उसकी धुनाई शुरू कर दी। नौलखा भी अपने शिकार पर टूट पड़ा था। समीना खौफजदा सी एक तरफ खड़ी थी। शारिक आगे बढ़ गया। उसने सड़क पर पड़ा हुआ पिस्तौल नाली की तरफ से उठा लिया और फिर नौलखा और गामा उन दोनों आदमियों को पीटते हुए अहाते में ले आए। अब बताओ तुम्हारे साथ क्या सलूक किया जाए? शारिक ने उस शख्स को घूरते हुए कहा जिसने गोली चलाई थी। मुझे अफसोस है कि तुम बच गए, वो शख्स बोला, लेकिन कब तक बचते रहोगे? तुमने गोली किसके कहने पर चलाई थी? शारिक ने पूछा। माजिद गुजर के अलावा और कौन ऐसी हिम्मत कर सकता है कि तुम्हें कत्ल करने का हुक्म दे? उस शख्स ने जवाब दिया। हम दोनों बहुत दिनों से तुम्हारी तलाश में थे। आज गामे और राजू को यहाँ देखा तो हमें यकीन हो गया कि तुम भी यहाँ जरूर आओगे। हम दोपहर से यहाँ तुम्हारे इंतजार में थे, लेकिन तुम्हारी किस्मत अच्छी, कम बच गए। इसी दौरान 3-4 पुलिस वाले वहां पहुंच गए। शायद किसी ने थाने में फायरिंग की इतला कर दी थी। उस पुलिस पार्टी का इंचार्ज एक नौजवान ASI था जो शारिक को अच्छी तरह जानता था। मुश्ताक साहब, शारिक ने उससे हाथ मिलाते हुए कहा, इनमें से किसी एक ने मुझे कत्ल करने के लिए गोली चलाई थी, लेकिन किस्मत अच्छी थी कि बच गया। ये है वो पिस्तौल, इन्हें तुम ले जाओ और जो चार्ज लगाना चाहो लगा सकते हो, लेकिन मेरा नाम नहीं आना चाहिए और कम अज कम आज की रात इनके पकड़े जाने की इतला थाने से बाहर नहीं जानी चाहिए। यह कौन है? ASI मुश्ताक ने पूछा। माजिद गुजर के आदमी है, शारिक ने कहा, लेकिन ठहरो, इस तरह कुछ चिलजन पैदा हो जाएगी। राजू को साथ ले जाओ और इसकी तरफ से रिपोर्ट दर्ज कर लो। समझ गया शारिक साहब, ASI मुश्ताक ने कहा और अपने मातहतों को इशारा किया। पुलिस वाले उन दोनों को थप्पड़ और घुंसे मारते हुए थाने की तरफ ले गए।
राजू भी उनके साथ जा रहा था। शारिक ने राजू को समझा दिया था कि थाने से फारिग होकर वो कोठी आ जाए। शारिक, समीना, नोनत और गामे के साथ अपनी कोठी वापिस आ गया। 11:30 बजे के लगभग राजू भी पहुंच गया। थानेदार ने उन दोनों को बंद कर दिया है और उनके खिलाफ पक्का पर्चा भी काट दिया है। राजू ने बताया। क्या चार्ज लगाया है? शारिक ने पूछा। कातलाना हमला, इकदाम में कत्ल, इरादा कत्ल और पता नहीं क्या आगे कुछ लिखा है उस रिपोर्ट में, राजू ने जवाब दिया। ठीक है। शारिक कहते हुए 9 लाख की तरफ देखने लगा। अब क्या प्रोग्राम है 2 लाख? मैंने तो पहले ही कहा था कि अब माजे गुजर का हिसाब किताब कर देना चाहिए। डील देने का यह नतीजा निकला है, 9 लाख ने कहा। चंद लम्हों की खामोशी के बाद बोला। अब तो हमें यह भी पता चल गया है कि वो कहाँ छुपा हुआ है। जरूरी तो नहीं कि वो आज रात को भी वहीं हो, शारिक ने कहा। पता कर लेंगे, 9 लाख ने कहा। फिर गामे की तरफ देखते हुए बोला। मेरे वीर गामे, ये काम तो तुमने ही करना है। जाकर पता कर गामा गोबे पहलवान के अड्डे पर है कि नहीं। खुद आगे मत जाना वरना वो तुम्हें तच्चा ही खा जाएगा। किसी और को भेज के पता करना और फिर टेलीफोन कर देना, हम पहुंच जाएंगे। ठीक है, मैं चलता हूँ। दामा और नूर क्या कहीं से फोन मत करना दामे, खुद वापस आ जाना। ठीक है शारिक बाबू, मैं चलता हूँ। चलो मैं तुम्हें अचरे मोड़ तक छोड़ दूं, वहां से टैक्सी ले लेना। तुम भी मेरे साथ चलो 9 लाख के, और हवेली के दरवाजे की चाबियां ले लेना। शारिक कहता हुआ उठ गया। वो तीनों गाड़ी पर बैठकर अचरा बोर्ड की तरफ रवाना हो गए। गामे को उन्होंने अचरे मोड़ से एक टैक्सी में बिठा दिया और शारिक ने गाड़ी का रुख मुल्तान की तरफ मोड़ दिया। तकरीबन 40 मिनट बाद वो हवेली पहुंच गए। 9 लाख ने हवेली का वो अंदरूनी कमरा खोल लिया जहां असला रखा हुआ था। उसने 4 पिस्तौल निकालकर चेक किए, उनमें मैगजीन फिट किए। एक फादल मैगजीन ले लिया और कमरे से बाहर आकर दरवाजे को ताला लगा दिया। शारिक हवेली के गेट के बाहर एक गाड़ी में बैठा इंतजार करता रहा। 9 लाख ने हवेली का जेली दरवाजा बंद कर दिया और कार में बैठ गया। उसके फौरन बाद शारिक तार को हरकत में ले आया। 9 लाख ने वो चारों पिस्तौल सीट के नीचे छुपा दिए। इस मरतबा उन्हें वापस कोठी पहुंचने में ज्यादा वक्त नहीं लगा। 1:30 बजे के करीब गामा वापस आ गया। हाँ भाई, क्या खबर है? 9 लाख ने सवालिया निगाहों से उसकी तरफ देखा। वो गोगा पहलवान के डेरे पर ही है, लेकिन एक और खबर भी है, दामे ने कहा। आज दोपहर के बाद पुलिस ने फीके को गोगे पहलवान के अखाड़े से पकड़ लिया था। उस वक्त माजा गुजर वहां नहीं था, लेकिन 9:30 बजे के करीब वो फीके को थाने से छुड़ा कर ले गया। कोई बात नहीं, 9 लाख बोला। इस मरतबा हम फीके का ऐसा बंदोबस्त करेंगे कि माजे गुजर का बाप भी उसे छुड़ा नहीं सकेगा। बहरहाल ये बताओ कि गोगे के अखाड़े में कितने आदमी हैं? मांझा गुजर, उसके 3 आदमी और गोगा पहलवान, इस तरह कुल 5 बनते हैं, दामे ने जवाब दिया। क्या ख्याल है शारिक बाबू? 9 लाख ने शारिक की तरफ देखा। चलो मैं तैयार हूँ, शारिक ने जवाब दिया। जाने से पहले एक कप चाय पी लें, मैं अपने हाथ से बना कर लाता हूँ। 9 लाख कहते हुए अपनी जगह से उठकर किचन की तरफ चला गया। चाय पीने के बाद वो तकरीबन 2:30 बजे कोठी से निकले। शमीना इज्जत का अपने कमरे में आराम कर रही थी। शारिक ने उसे जगाकर कुछ बताने की जरूरत महसूस नहीं की। जब वो मैगलोर रोड पर पहुंचे तो 3 बज रहे थे। शारिक ने कार मैगलोर रोड से फूटने वाली एक गली के मोड़ पर रोक दी। उन तीनों के उतर जाने के बाद शारिक ने कार के तमाम शीशे लॉक किए और नीचे उतरकर दरवाजा लॉक कर दिया। इन सब की जेबों में पिस्तौल मौजूद थे और हर एक के पास एक फादल मैगजीन भी मौजूद था। वो चारों बातें करते उसी तरह चल रहे थे जैसे किसी दावत से वापिस आ रहे हों। उन गलियों में पुलिस को टकराव का अंदेशा नहीं था। पुलिस वाले बड़ी सड़कों पर ही गश्त करते थे। अलबत्ता गलियों में प्राइवेट चौकीदार जागते रहना की आवाजें लगाते हुए घूमते रहते थे। ये चौकीदार भी खाना पूरी के लिए थे। बाद इलाकों के चौकीदार तो इस कदर बुरे हो चुके थे कि उनसे चला भी नहीं जाता था। लाठी व चोरों वगैरह से मुकाबला के लिए नहीं, अपने सारे के लिए हाथ में रखते थे। दूसरी गली में उनका सामना भी एक ऐसे चौकीदार से हो गया जो मुंह से जागते रहना की बड़गलती आवाज निकालता और लाठी टेकता हुआ आ रहा था। उन चारों को देखकर उसकी आवाज कुछ और भी कमजोर हो गई। बाबा ये कहाँ जाना है? अंधेरे में ठोकरे खाते फिर रहे हो, हम छोड़ आए तुम्हें। 9 लाख ने बूढ़े चौकीदार के करीब रुक कर कहा। ओए पुत्र, जाना कहाँ है? मैं तो इस इलाके का चौकीदार हूँ, बूढ़े ने जवाब दिया। अच्छा। 9 लाख कहते हुए आगे बढ़ गया। वो शारिक की तरफ देखते हुए बोला, ये बाबा चौकीदार है, ये तो अपनी राह की नहीं तर सकता, गुजरो भी राह की क्या करेगा? शारिक ने सिर्फ मुस्कुराने पर इक्तफा किया। वो कुछ और आगे जाकर एक और गली में मुड़ गए। बूबे पहलवान का अखाड़ा उसी गली में था। उस गली में दाखिल होते ही वो मोहतात हो गए। चंद गज आगे दाईं तरफ अखाड़ा था। ये वसी व अरीज इहाता था जिसके सामने की दीवार खासी ऊंची थी। नाते में हम और इसके लिए एक ही फाटक था। कदीम जमाने का बना हुआ लकड़ी का यह फाटक बहुत भारी और मजबूत था। पहले कभी यह फाटक रात को बंद भी कर दिया जाता होगा, लेकिन अब तो मुस्तकिल तौर पर खुला रहता था क्योंकि इसके सामने जमीन पर इतनी मिट्टी जमा हो चुकी थी कि इसे खोलना मुमकिन नहीं रहा था। शारिक में फाटक के करीब पहुंचकर उन तीनों को रुकने का इशारा किया और खुद दबे बाहु चलता हुआ आगे बढ़ गया। आते में अंधेरा था, तब बिल्कुल आखिर में जहां कमरे बने हुए थे बरामदे में बदम रोशनी का बल्ब जल रहा था। उस बल्ब की रोशनी भी बरामदे तक ही महदूद थी। शारिक कुछ देर तक फाटक के करीब खड़ा इधर उधर देखता रहा। फिर उसने अपने साथियों को हाथ से इशारा किया और आगे बढ़ने लगा। उसके साथ ही उसने जेब से पिस्तौल भी निकाल लिया था
फाटक से चंद गज आगे दाईं तरफ एक शेड बना हुआ था, जिसके नीचे कुछ हिस्सा लकड़ी की पार्टीशन लगाकर अलग कर दिया गया था। यह वो जगह थी जहां पुश्ती और वर्दश के लिए आने वाले कपड़े तब्दील किया करते थे। वो चारों शेड के नीचे आकर रुक गए और गहरी नजरों से कमरों की तरफ देखने लगे। बाईं तरफ वाले कमरों के बरामदे में चारपाई पर कोई लेटा हुआ था। शारिक ने गामे को इशारा किया। वो पिस्तौल संभाले दबे कदमों बरामदे की तरफ चलने लगा। शारिक की इशारा पाकर राजू और नौनतवी मुख्तलिफ सिमतों में बढ़ने लगे थे। शारिक कुछ देर अपनी जगह पर खड़ा रहा, फिर वो भी शेड से निकलकर दीवार के साथ साथ एक तरफ चलने लगा। दफन ने हल्की सी चीख सुनकर मुंह ठिठक गया। उसने दर दर घुमा कर देखा। ईगान भी दौड़ता हुआ कमर वाली इमारत की पिछली तरफ गायब हो गया था। वो शारिक के साथियों में से कोई नहीं हो सकता था। शारिक दीवार के साथ साथ तेजी से आगे बढ़ने लगा। वो जल्दी उस छोटी सी इमारत के दूसरी तरफ पहुंच गया। उस तरफ एक दरवाजा थोड़ा सा खुला हुआ था और कमरे में बहुत हल्की सी रोशनी नजर आ रही थी। शारिक दबे कदमों चलता हुआ उस दरवाजे के सामने पहुंचकर रुक गया और कान लगाकर अंदर से किसी किस्म की आवाज सुनने की कोशिश करने लगा। उसे मायूसी नहीं हुई। उस्ताद उठो, जल्दी करो, दुश्मन ने हमें चारों तरफ से घेर लिया है। शारिक ने चंद में इंतजार किया और फिर एक जोरदार ठोकर से दरवाजा खोलकर अंदर दाखिल हो गया। कमरे में 0 वाट का बल्ब जल रहा था। दाईं तरफ पलंग था जिस पर माजा गुजर बैठा हुआ था। साफ जाहिर हो रहा था कि उसे गहरी नींद से जबरदस्ती जगाया गया है। पलंग के करीब ही एक और आदमी खड़ा था। वो भंजा था। दरवाजा दर से खुलने की आवाज सुनकर माजे गुजर ने उस तरफ देखा, फिर बड़ी तेजी से तकिए की तरफ हाथ बढ़ाया। वो तकिए के नीचे रखा हुआ पिस्तौल निकालना चाहता था, लेकिन उसी लम्हे वुराड की आवाज उसकी समाज से टकराई और उसका हाथ वहीं रुक गया। वो कमरे में दाखिल होने वाले शख्स की तरफ देखने लगा। उसके साथ ही सीने में उसे अपना सांस रुकता हुआ महसूस हुआ। वो शारिक था। माजी गुजर को बहुत अरसे से शारिक की तलाश थी। उसके लिए उसने शारिक की पार्टी के कई आदमियों को भी अजीतें दे देकर हलाक कर दिया था, मगर उनमें से किसी ने भी शारिक के बारे में कुछ नहीं बताया था। उसने अपने बाद आदमियों से यह भी कह रखा था कि शारिक जहां भी नजर आए उसे गोली मार दी जाए। और अब शारिक उसके सामने खड़ा था। शारिक की हाथ में पकड़े हुए पिस्तौल का रुख उसकी तरफ था। शारिक को इस तरह अपने सामने देखकर माजे गुजर के चेहरे पर हवाइयां उड़ने लगी थी। पलंग के ग्रीन खड़े हुए फज्जे ने अपनी जगह से हरकत करने की कोशिश की, मगर शारिक राफिल नहीं था। वो पिस्तौल का रुख उसकी तरफ तरते हुए हुर्राया, अपनी जगह से हरकत मत करना वरना गोली मार दूंगा। फज्जा बेहिस्सू हरकत हो गया। उसने कहे बगैर दोनों हाथ भी सर से ऊपर उठा दिए। शारिक ने आगे बढ़कर उसके जिस्म को थपथपाया और उसकी कमीज के नीचे छुपा हुआ पिस्तौल निकालकर पलंग के नीचे फेंक दिया। डर क्यों गए माजे गुजर? शारिक माजे गुजर की तरफ देखते हुए बोला, तुम्हें तो मेरी तलाश थी था। इसी चक्कर में तुम कई बेगुनाहों को भी मौत के घाट उतार चुकी हो और कल ही तुमने एक मासूम और बेगुनाह लड़के को मार मार कर अधमोआ कर दिया है। अब मैं खुद चलकर तुम्हारे पास आ गया हूँ तो तुम डरते क्यों हो? तुम्हारे चेहरे पर हवाइयां क्यों उड़ रही हैं? बेखो शारिक बाबू, माजे गुजर ने अपनी आवाज पर काबू पाने की कोशिश करते हुए था, तुम्हारी भलाई इसी में है कि खामोशी से वापस चले जाओ, वरना तुम्हारी लाश यहाँ से वापस जाएगी। मेरे आदमी तुम्हारे टोटे कर देंगे। तुम्हारा एक आदमी तो यहाँ खड़ा है और बाकी 20 लोग मेरे आदमियों के रहमो करम पर है। शारिक ने जवाब लिखा, और मेरे साथ 9 लखा भी है। 9 लखे को तो तुम जानते ही हो ना, तुमने उसके बहनोई नासर अली को कत्ल करके लाश नहर में फेंक दी थी। उस वक्त 9 लखे को यह पता नहीं था और फिर वो मेरे साथ कराची चला गया था। अब उसे पता चला है और वो तुम्हारा हिसाब किताब बराबर करने के लिए बड़ा बेचैन है। शारन भाऊ, बाजा गुजर उसकी तरफ देखते हुए बोला, क्या ऐसा नहीं हो सकता कि हम दोनों आपस की इख्तलाफात बुलाकर फिर से दोस्त बन जाएं? बिल्कुल हो सकता है, शारिक ने मुस्कुराते हुए कहा। मैं तो चाहता हूं कि हम दोस्तों की तरह मिलजुल कर रहे हैं, लेकिन मैं आदमी हूं असूल का। दोस्ती की दहलीज से पहले पिछला हिसाब किताब बराबर हो जाए तो अच्छा है ना, ताकि किसी को कोई शिकायत ना रहे। तुम जितनी रकम चाहो ले लो शारिक भाऊ, मैं तुम्हारा सारा नुकसान पूरा करने को तैयार हूँ। अभी ओडीसी वक्त माजे गुजर ने कहा। समझदार आदमी हो, शारिक मुस्कुराया, लेकिन मैं आंख के बदले आंख और दांत के बदले दांत का कायल हूं। मैं फज्जे रुक जाओ। बाजा गुजर फज्जे की तरफ देखकर चीखा। शारिक तेजी से घुमा और वो बड़ी आसानी से माजे गुजर की चाल में आ गया था। माजे ने नफ्सियाती अरबा इस्तेमाल किया था जो 100% कामयाब रहा। इससे पहले कि शारिक पलटता, माजा गुजर बैठे बैठे अपनी जगह से उछला और किसी परिंदे की तरह हवा में उड़ता हुआ शारिक के ऊपर आ गिरा। शारिक ने खिलाकर पुष्ट के बल गिरा, उसकी उंगली से ट्राइगर दब गया था। बोरी सामने वाली दीवार में लगी बाजा गुजर भी शारिक के ऊपर गिरा था। उसने शारिक की नाक पर जोरदार टक्कर मारी। शारिक के मुंह से हल्की सी चीख निकल गई, नाक से खून बह निकला। पिस्तौल भी उसके हाथ से छूटकर दूर जा गिरा था। पंजा दीवार के करीब हाथ उठाए खड़ा था, लेकिन बजाय इसके कि वो भी मौके से फायदा उठाते हुए माजे की मदद करता और शारिक को गिरफ्त में लेने की कोशिश करता, उसने दरवाजे से बाहर छलांग लगा दी। तो ये थी आज की स्टोरी। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में बताएं और हमारा चैनल सब्सक्राइब करते साथ ही बेल आइकन भी दबा दें।
अगला एपिसोड जल्द आएगा।